हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोग्राम डिक्लेयर किया है कि हर चुनाव भाजपा ही जीतेगी और भाजपा के अलावा मध्य प्रदेश में चुनाव कोई और जीतेंगे नहीं। इस पर हम गारंटी के साथ तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने मिशन 2023 के फुल प्रूफ प्लान पर काम शुरू कर दिया है। 2 हफ्ते पहले भोपाल दौरे पर आए नए प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर पार्टी में जमीनी टीम की जमावट शुरू हो गई है। जिला स्तर पर 90 सदस्यीय कार्यकर्ताओं की पलटन होगी, जिसमें 30 पद महिलाओं को, SC ST और बाकी वर्गों को भी पद दिए जाएंगे। किसी तरह का असंतोष न हो और पूरा संतुलन रहे, इसलिए कास्ट फैक्टर पर अहम जोर दिया जा रहा है। ये टीम 14 जनवरी तक फाइनल हो जाएगी और यही पलटन 2023 में टिकट पाने वाले उम्मीदवारों के लिए ग्राउंड लेवल पर मैदान में उतरेगी। कि वो जिले की टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है। आने वाले 3 सालों के लिए उनकी कार्य अवधि होगी और वो सारे कार्यक्रमों को, पार्टी के दिए हुए कार्यक्रमों को पूरा कर सके और बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके लिए सबकी राय लेकर के, सबके राय मशवरा के बाद ही वो टीम की घोषणा होगी। जिला बीजेपी पर काम शुरू हो गया है। खबरें हैं कि प्रदेश स्तर की सूची भी तैयार है। आने वाले कुछ दिनों में इसका ऐलान होगा। दूसरी तरफ नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एक्टिव हुई थी, लेकिन चुनाव टलने के बाद फिर से कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर बादल छा गए। हम इस पर विचार कर रहे थे जब ये नगर निगम, नगर पालिका की चुनाव, उपचुनाव के बाद घोषणा हो गई, तब हम इस पर विचार कर रहे हैं कि अभी करें या उसके बाद करें। इस पर विचार कर रहे हैं। मैं दिल्ली से चर्चा में हूँ, आपस में भी हम चर्चा कर रहे हैं। कईयों की 2 राय है, कोई कहते हैं अभी करो, कोई कहते हैं अभी मत करो। तो इसमें एक प्रकार की मोटा सहमति बना के हम एक्शन लेंगे। संगठन स्तर पर बीजेपी के फुल प्रूफ प्लान का फॉर्मूला लागू हो गया है। दूसरी तरफ सरकार भी मिशन 23 पर तूफानी तरीके से आगे बढ़ रही है। बीजेपी अपनी छवि को लेकर इस बार बेहद सजग है, इसलिए सीएम शिवराज का पूरा जोर गुड गवर्नेंस पर है। उनका मंत्रियों को टिप्स देना हो या फिर धर्म स्वतंत्र कानून लाना हो, पत्थरबाज अपराधी और गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई हो और कड़ा कानून लाने की तैयारी की बात हो, मिलावट पर चोट हो या फिर बुलडोजर की दिशा भूमाफिया की तरफ हो, ये सारे संकेत के तार उसी तरफ जाते हैं। यानी 3 साल पहले ही बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान सेट हो गया है। मतलब साफ है, वो इस बार 2018 की तरह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 23 का फुल प्रूफ प्लान। तो यही बीजेपी है साहब जिसको आप देख रहे हैं, और इस बीजेपी में संगठन नाम का जो कैप्टन है, एक कैप्टन तो वो है जो सरकार है, अगर राज्य में तो सरकार का मुखिया है, मुख्यमंत्री है। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण कैप्टन होता है पर्दे के पीछे का, वो कैप्टन होता है संगठन। और संगठन का काम है कि वो संगठन गढ़े चलो और संगठन गतिमान रहो की तर्ज पर निरंतर न सिर्फ कार्यक्रम बनाता है, बल्कि नेताओं में जिम्मेदारियां और जवाबदेही भी बांटता रहता है। और जब मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां बीजेपी की सरकार है और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ये सरकार बनी है, इस सरकार में जब मंत्री विद्यार्थी की तरह कुर्सियों पर बैठते हैं और सामने बैठे हुए संगठन के माहिर नेता उन्हें गुर देते हैं कि आप मंत्री ज़रूर हैं लेकिन गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ज़रा सी गलती बहुत मुश्किल में डाल सकती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस का भी सूरत हाल है, जिस पर हम बार बार बात करते हैं कि वो अपनी चाल से चलती है। जैसा कमलनाथ जी को आपने सुना, और इन दोनों में तुलना करके किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों की अलग अलग शैली है। लेकिन बीजेपी की सत्ता की तरफ बढ़ने की जो एक इच्छा या महत्वाकांक्षा है, उसका कोई उसको इतना अपनी एपेटाइट, अगर मैं कहूँ अपनी इस इच्छा शक्ति को इतना बढ़ा लिया है कि उसका जो संगठन नाम का एक कैप्टन है, ये कैप्टन पूरे समय ये रणनीति बनाता रहता है कि विपक्ष को किस तरह और कैसे आउट किया जाए, कैसे गायब किया जाए, और वो केंद्र में रहे, जनता की निगाह में रहे, और खुद उसकी पार्टी के सीनियर लीडर और मिनिस्टर्स ये सब किस तरह से एक उपकरण बने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, जिससे जीत और सिर्फ जीत। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 3 बार सत्ता में रहने के बाद, सत्ता से हटने के बाद फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। आज एक बार फिर हम बात करेंगे जब 2023 की जमावट बीजेपी ने शुरू कर दी है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं।
भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संदीप पराणी जी, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं जेपी धनोपिया जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उनका बहुत स्वागत है। और बीजेपी के युवा नेता और मोटिवेशनल स्पीकर, खासा काम कर रहे हैं इस समय पंकज जी इसको लेकर, पंकज चतुर्वेदी जी का बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे विशेष संवाददाता और बीजेपी की बीट को बहुत करीब से देखने समझने वाले जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ हैं। जुगल किशोर जी की एक छोटी प्रतिक्रिया लेकर मैं उनको धन्यवाद करूंगा। जुगल, किस तरह आप देखते हैं संगठन की लगातार तैयारी, एक के बाद एक रेफरी, एक सीनियर लीडर को जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं उनको मध्य प्रदेश का मुख्यालय कर दिया गया है, वो भी एक बड़ी खबर है। मुरलीधर राव जी का एक अपना ख़ास अंदाज है, बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ आगे बढ़ते चलो। किस तरह आप देख रहे हैं, कास्ट फैक्टर हो, महिला फैक्टर हो, तमाम चीज़ों को बीजेपी समायोजित करके तेज़ी से आगे बढ़ रही है? जी हाँ, देखिए, अगर बड़ा लक्ष्य होता है तो बड़ी तैयारी होती है और मैदानी तैयारी होती है। बीजेपी इसको बेहतर तरीके से समझती है, इसलिए 14 जनवरी तक तय किया गया है कि बीजेपी के जितने भी जिले हैं उन सब जिलों में कार्यकारिणी का घोषणा हो जाए, जिसमें 30 महिलाओं को 90 सदस्यों की कार्यकारिणी बनेगी, जिसमें से 30 महिलाएं रहेंगी। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को महत्व मिलेगा। तो ये तमाम तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। स्वाभाविक रूप से बीजेपी मानती है कि बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग करने से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव जीता जाता है मैदानी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में। इसी लिहाज से बीजेपी ने तय किया है कि सभी जिलों में कार्यकारिणी हो जाए, जो 2023 तक की तैयारी है। और 2023 में किसी भी उम्मीदवार को टिकट मिले, जो भी बीजेपी का उम्मीदवार हो, यही जो टीम है जो जिला कार्यकारिणी बनेगी वो उसके लिए मदद करे। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बीजेपी संगठनात्मक रूप से जिले जिले स्तर तक मेहनत कर रही हो, जिले जिले स्तर तक अपनी टीम तैयार कर रही है, ताकि 2023 में वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके जो उससे 2018 में चूक हुई थी। 2018 में कांग्रेस भी अगर सत्ता में वापसी हुई थी तो मजबूत संगठन के कारण हुई थी, क्योंकि कमलनाथ जी ने जब अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी उसके बाद से जो संगठन में गति आई थी कांग्रेस के संगठन में, उसी का नतीजा था कि 2018 में जीत मिली थी। तो बीजेपी चाहती है कि संगठन जिले स्तर तक गतिमान रहे, ताकि 2023 का लक्ष्य पाने में उसे दिक्कत ना हो। बिल्कुल ठीक है। और शायद इसका एक मतलब बिटवीन द लाइन्स जो आपने कहा है जुगल, उसका ये भी है कि 2018 में बीजेपी का संगठन कुछ सुस्त हुआ था, ऐसा लगता है। और ये सुस्ती सत्ता के नज़दीक पहुंचने के बाद भी कांग्रेस की संख्या की बराबरी नहीं कर पाई थी सीट्स में बीजेपी, और यही वजह थी कि 5 सीटों से करीब करीब वो पिछड़ गई और सत्ता में आने से चूक गई। तो ये बड़ा मैसेज है, और इसी मैसेज को लेकर अब चूक नहीं करना है, मत चूको चौहान, यही मैसेज है इसका, और इसी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही। बहुत शुक्रिया करता हूं जुगल आपका। मेहमानों की तरफ मैं लौटूंगा। सबसे पहले संदीप जी की एक टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ेंगे। संदीप जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। ये बीजेपी है, हम जानते हैं इस बीजेपी को। पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का दायां हाथ बायां हाथ, और अब तो दावा ये भी है कि 100 के करीब विधायक हैं तृणमूल के, जो मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब 22 का आंकड़ा पार करके 100 के आंकड़े की तरफ भी बढ़ रही है बीजेपी। तो बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, मतलब मैं फिर कहूँगा कि सत्ता को लेकर जो उसका एक लेवल है कि ठीक है, हम अगर वोट प्रतिशत और लोकप्रियता में जनता हमें आगे बढ़ रही तो सत्ता में हमें ही रहना चाहिए। शरद जी, अगर हम देखें तो किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत होती है संगठन, और संगठन में भी कार्यकर्ता और निचले स्तर का पदाधिकारी। ठीक हम उस तरह से देखते हैं संगठन को जैसे कोई पेड़ है जिसकी जितनी गहरी जड़ें होंगी वो पेड़ उतना ही मजबूत होता है। बीजेपी इस धारणा को लेकर आगे बढ़ रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि संगठन पूरी तैयारी कर रहा है और उसका लक्ष्य है 2023 का चुनाव जीतना। आप ये मान के चलिए, अगर हम किसी मैदान को देखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जब मैच हो तभी आप पूरी ताकत से मैदान में उतरें। मैदान के बाहर भी आपको पूरी तरह ताकतवर बनना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है जीत के लिए। तो ये जिजीविषा जो बीजेपी के अंदर है जीत की, वो मैदान के बाहर भी नजर आती है। और ये चीजें जो अभी दिख रही हैं, 23 की तैयारी हो या सरकार का रुख हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का रुख हो, सख्त रुख हो, वो सारी चीजें कुल मिलाकर के संगठन और सत्ता, ये समन्वय बेहतर नजर आने लगा है बीजेपी का। और 2023 की तैयारी स्वाभाविक है कि बीजेपी कांग्रेस की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से करती नजर आ रही है। बिल्कुल धनोपिया जी, आप काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दो मन होते हैं, चेतन और अचेतन। मेरे मन में भी चलता रहता है कि ये बोलूं, नहीं बोलना चाहिए, रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, अन्यथा तो नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है आप भी तुलना कर रहे थे बीजेपी के मजबूत संगठन से अपनी पार्टी के संगठन की, और उस तुलना में
कुछ गांभीर्य आपके चेहरे का और बढ़ गया, माशाल्लाह वैसे ही गंभीर हैं आप जी। जी, वास्तविकता ये है कि संगठन कोई सा भी हो, तो राजनीतिक दल होते हैं और सत्ता पाने के लिए काम करते हैं, सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो अपने आप को संगठित ही महसूस करते हैं और जो कमियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अभी मैं सुन रहा था इनके आदरणीय मुरलीधर राव जी को, उन्होंने कहा हमने ऐसा तैयारी कर लिया, मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव होगा सामने जीतेंगे, कोई जीत ही नहीं पाएगा। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की परंपराओं के शायद विपरीत है। जिस तरह की स्थिति है, संगठन आपका भी है, हमारा भी है, जब सत्ता इसकी होती है ना, लोग उसके साथ ऑटोमेटिक आते हैं, लोग उसका प्रभाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में जाने के बाद 2019 में 2 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, दोनों कांग्रेस पार्टी जीती थी आपके सामने। तो सत्ता के साथ संगठन की मजबूती रहती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश बना रहता है, उनके जो काम होते हैं, उनके लिए जो सुविधाएं मिलती हैं या उनका जो एक अपना प्रभाव होता है, वो सारा का सारा बढ़ जाता है। तो ये कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही है। कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी साफ तौर पर कहा है कि हमारे संगठन का काम चल रहा है। हमारे आज जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमने जो कमेटियां बनाई हैं टिकट देने के लिए, पार्षदों के, अध्यक्षों के, महापौर के, उसके लिए हमने सब स्थानीय स्तर पर 15-20 लोगों की कमेटियां और ढंग से बनाई हैं कि सारी जो जिस तरह की आज बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग कर रहे हैं, ये परंपरा तो कांग्रेस से शुरू पहले ही कर दी है। और रहा सवाल इसका कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता है, वो भी विश्वकाल की सदस्यता है, कोई रिकॉर्ड पर सदस्यता उनके है भी नहीं है, तो वो तो सारी चीजें जहां चाहे जो जुड़ जाए संगठन में, वो उनका अपना हो जाता है। इसलिए वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करना थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है तो सत्ता और मशीनरी उनके साथ हो जाती है। चलिए, आपने घुमा फिरा के तमाम चीज़ें कह के, और ठीक है, बिल्कुल आपका अधिकार है सर, और ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि एक प्रवक्ता का धर्म जो है वो सारे धर्मों से ऊपर है, और उसमें जो मेरा खुदा है, जो मेरा ईश्वर है, वही मेरे लिए सर्वोपरि है। यही गीत, यही मंत्र बार बार गूंजता है। पंकज जी, आपने भी अनुभव किया है कि एक तुलना भी आपके मन में बहुत सहज हो सकती है, क्योंकि आपने 2 पार्टियों की रीति नीति को बहुत करीब से देखा है, पहले कांग्रेस में और अब भारतीय जनता पार्टी। और आप भारतीय जनता पार्टी के उन युवा नेताओं में से हैं जिन्होंने पार्टी की रीति नीति को बहुत जल्दी आत्मसात करके बहुत तेज़ी से ये बताया है कि सीखना कहीं भी हो उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए और एक विद्यार्थी भाव भी होना चाहिए। आप किस तरह देखते हैं बीजेपी की इन तैयारियों को? और थोड़ा मैं आपसे कटिंग अक्रॉस द लाइन, क्योंकि आप एक स्पीकर भी हैं मोटिवेशनल, थोड़ा मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बिना कोसे, बिना गरियाए किस तरह से आप देखते हैं एक दोनों पार्टियों के अंतर को? जी जी पंकज जी। नहीं, देखिए शरद जी, मैं सामान्यतः न तो कोसता हूँ न गरियाता हूँ जी, पर और मर्यादा में बात करने का प्रयास करता हूँ, पर कई बार ऐसी स्थिति शो में बन जाती है कि आपको प्रत्युत्तर देना पड़ता है, तो कई बार जो बियॉन्ड दी लाइन है वहां जाना पड़ता है। मैं अपने विषय पर आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य शरद जी बहुत स्पष्ट है, जनता की सेवा करना और देश प्रदेश को सशक्त और सबल बनाना और लोक कल्याण करना, और लोकतंत्र में उसके लिए एक ही माध्यम है, चुनाव जीतना। इसीलिए आदरणीय मुरलीधर राव जी ने कहा कि हमने हमारी तैयारी इतनी मजबूत करी, और उन्होंने तैयारी के आधार पर, विश्वास और आत्मविश्वास के आधार पर, प्रबंधन की क्षमताओं के आधार पर, पूर्व परिणामों के आधार पर कहा कि अब मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव हो, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास है। उसके पीछे एक सशक्त और सबल संगठन है, देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का समूह है जो प्राणपण से जुट जाते हैं। अब यह बात कर रहे थे चूक करने की, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शरद जी कोई चूक नहीं करेगा अब, क्योंकि उसने कूच कर दिया है नए लक्ष्य के लिए, नई योजना के लिए, कि आने वाले समय में जो भी संभावित चुनाव है, चाहे वो नगर निगम, नगर पालिकाओं के हो, पंचायतों के हो, और 2023 का विधानसभा का चुनाव, और उसका आपने एक ट्रेलर जिसको कहें, पूर्वाभास आपने देखा कि किस प्रकार हुआ इन 28 उपचुनाव में, जहां कमलनाथ जी 10 तारीख को परिणाम था, 9 तारीख की शाम तक कह रहे थे कि 28-0 से आएंगे। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से ऑफिशियली कहा जा रहा था कि झंडा आपका अगला कमलनाथ जी लहराएंगे। परिणाम सबके सामने है। तो शरद जी, मुझे लगता है कि जो संगठन क्षमता भारतीय जनता पार्टी की है कि चरैवेती सतत रूप से गतिशीलता। अब कमलनाथ जी कह रहे थे कि हम लोग पहले प्लानिंग कर रहे थे, अब चुनाव टल गए तो प्लानिंग टाल दी। मतलब ये शरद जी ठीक वैसा है कि एकदम जब मैच आ जाएगा, कल सुबह मैच खेलना है तो आज तय होगा कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन प्लानिंग करेगा। यहां अगले 4-5 साल का एजेंडा सेट है, एक एक चीज फिक्स है, सबके दायित्व भूमिकाएं निर्धारित है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह। इसीलिए आप देखिए कि जिला ही शरद जी सबसे बड़ा किला होता है।
यदि जिले स्तर पर आपका संगठन सशक्त है तो स्वयं प्रदेश स्तर पर और नीचे मंडल स्तर पर आप मजबूत हो जाते हैं। तो जिले के किले को मजबूत बनाने की कवायद की जा रही है और ये सामान्य और सतत प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लिए है। चलिए। सोचना, विचारना, विश्लेषण कांग्रेस पार्टी को करना है। इसीलिए मैंने कहा कि धनोपिया जी को आपत्ति है मुरलीधर राव जी के वक्तव्य पर, तो वो तो हमारी विश्वास और आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है कि हम कितने सशक्त हैं संगठन के आधार पर, और इसलिए जनता की कृपा बार बार मिलती है शरद जी, जन आशीर्वाद बार बार प्राप्त होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए भाई। मतलब लोकतंत्र की सारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी क्या? सारे चुनाव आप जीत जाएंगे, ऐसा हुआ है कभी? लेकिन धनोपिया जी, उन्होंने ये नहीं कहा है कि जनता चाहे या ना चाहे, जीतेंगे हम ही, और ये कोई कह भी नहीं सकता है। चुनाव जीतेंगे जी, पॉसिबल, सारे चुनाव जीतेंगे भाई। एक सरकार सौदे से बना लेना एक अलग मुद्दा है। सर कैप्टन मैच के पहले कहता है कि ये मैच हम जीतेंगे, सीरीज हम ले जाएंगे। ये नहीं कहता कि अंपायर हमारे साथ खड़े हैं, सारे फैसले हमारे पक्ष में होंगे, जीतेंगे, सारे गोल मारेंगे हम, ये तो कोई नहीं कहता ना कि सारे गोल हम मारेंगे, हमारा रेफरी है, हम जैसा चाहे करा लेंगे, ऐसा नहीं होता ना सब जी। लेकिन गोल ज्यादा मारे कम मारे अलग बात है। सारे वोट हमारे हैं, हम तो आग्रह करते हैं जनता से कि वोट दीजिए और जनता वोट देती है। वोट देती है, मगर बाद में हम तो आग्रह करते हैं जनता से कि वोट दीजिए। संगठन का कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहता है, सतत रूप से सक्रिय रहता है। कांग्रेस की बात नहीं करी जो बना दे सब प्रदेश का चुनाव है, कौन लड़ेगा कौन लड़ेगा, किसी लोकतंत्र को मर्यादाओं बंद किया। चलिए पंकज जी की दो शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे। धनोपिया साहब आप भी गौर करें, धनोपिया साहब आप भी गौर करें। मैं मानता हूँ एन के प्रकरण सत्या खींचने का उद्देश्य है, अगर जीतेंगे नहीं तो बाद में हरा देंगे, नोटों से हरा देंगे। अगर वोट से जीतेंगे तो कोई बात नहीं, नोट तो बहुत है भाजपा का। शरद जी की बात सर, ये विकल्प जो है मुझे लगता है देश के हर राजनीतिक दल के पास खुला है और जनता सब देख रही है। जनता पर छोड़ दीजिए इसको जी, जनता पर छोड़ दीजिए इसको जी। लोग इस तरह से कलंकित होता जाएगा तो आने वाले समय में लोग विश्वास नहीं सर, तो इतना भरोसा रखिए धनोपिया साहब, आप भी बहुत सीजन प्लेयर हैं और बहुत संजीदा राजनेता है, लोकतंत्र पर विश्वास रखिए। हमारा लोकतंत्र बहुत ऊंचा है, बहुत गरिमापूर्ण है। कलंक मत बोलिए। नहीं नहीं सर, नहीं कलंकित ही हुआ, अलंकित नहीं हुआ, कलंकित ही हुआ है। 2200 खरीदी है, चुनी सरकार गिरा दी, वोट से नहीं हुआ, नोट से गिरा दिया, इसे क्या कहोगे आप? पंकज भाई आप लोग तो उसमें शामिल हो ना। अरे अलंकृत हुआ है लोकतंत्र, अलंकृत हुआ है लोकतंत्र। धनोपिया साहब एक बात सुनिए मेरी, धनोपिया साहब, धनोपिया जी, आपके सिंधिया जी ने कहा था कि लोग खरीदना चाहते हैं, धनोपिया जी, पैसा देकर खरीदना चाहते हैं। धनोपिया जी, ऐसा नहीं है। एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, सबके पूरे प्रदेश के हैं, देश के हैं। नेता की बात का सम्मान करिए। सिंधिया जी ने कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने वीडियो जारी किया था कि नहीं किया था? उन्होंने शिवराज जी के लिए क्या क्या नहीं कहा था? सारी बात आपका एकदम खत्म हो गई। चलिए पंकज जी आने दीजिए मुझे। धनोपिया जी, हम तो सबका सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। दो बड़ी अच्छी बातें मुझे सुनने को मिली, दो अच्छी बातें मुझे सुनने को मिली। पंकज जी ने एक बात कही कि जिला ही किला है, जिला इकाई ही किला इकाई है। दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी की, चूक नहीं कूच की बात है और कलंकित नहीं अलंकृत है। बड़ी जल्दी सीख रहे हैं सर आप, भाषा का ये सौंदर्य, भाषा का ये विन्यास। धनोपिया जी अब हम आप बहुत गरिमापूर्ण अपने सोच और दृष्टि के लिए पहचाने जाते हैं और मुझे लगता है कि यही सबसे तटस्थ तरीका है कि अपनी जीत या अपनी तथाकथित हार जो भी है, जिसके लिए हम कई बार अपने को जिम्मेदार नहीं मानते और कई बार ऐसा होता भी है कि हार के लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, परिस्थितियां होती हैं, कई बार कुछ और तौर तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि मस्तिष्क को शांत करके अपनी ताकत और अपनी कमजोरी तथाकथित जो भी है उसका मूल्यांकन करना। और ये तो आप भी मानेंगे, भले ही यहाँ ना कहें, कि कांग्रेस को इसकी बहुत ज़रूरत है। आप जीत गए, आपने सरकार बना ली और सरकार में रहते हुए आप अपने 22 विधायकों को और एक बड़े नेता को नहीं रोक पाए। इसके लिए आप भले ही आरोप लगाएं कि उनका लोभ, उनका लालच, लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि लोभ लालच से परे सम्मान एक बड़ी चीज़ होती है जो बहुत बड़ा खेल प्ले करता है, महाभारत से लेकर मध्य प्रदेश की 2019 की चुनावी महाभारत तक। क्या जोड़ना चाहेंगे संदीप भाई इसमें आप? शरद जी, राजनीति में सम्मान भी जरूरी है। कोई आदमी जब अपना उसका कद बढ़ जाता है तो वो चाहता है कि उसकी हैसियत भी रहे, राजनीतिक दल में भी रहे, उसके अनुसार फैसले भी लिए जाएं। कांग्रेस, ये बात सही है कि सत्ता में आई थी, जनता का समर्थन मिला था,
लेकिन वो अपने नेताओं को एक साथ रखने में चूक कर गई, कहीं ना कहीं तो चूक रही है। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात आती है तो वो बात जो कह के गए हैं वो सम्मान की ही बात कह के गए हैं। तो कांग्रेस को इसका चिंतन मंथन और मनन जरूर करना चाहिए कि आगे चल के कम से कम वो अपने नेताओं का सम्मान बरकरार रखे, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई टूट फूट ना हो सके। बिल्कुल। और ये चीज़ धनोपिया जी आपको भी याद होगा, आप राजनीति के इतिहास पर भी गहरी दृष्टि रखते हैं, पंकज जी भी उसी किस्म के विद्यार्थी हैं, बल्कि पत्रकार ही हैं वो तो, कि जब शिवराज जी ने विक्रम वर्मा जी के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा घटनाक्रम ज़रूर था, लेकिन ये बताता भी है कि नहीं, आपको चुनौती देनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि विक्रम वर्मा जी और शिवराज जी में खटास हो गई उसके बाद, क्या दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ लें और उसके बाद अपनी शक्ल। आज भी मध्य प्रदेश बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिनकी उड़ान को बहुत ऊंचा देखा जाता है और माना यह जाता है कि वो भी बहुत योग्य हैं, लेकिन वो सब अपने क्रम का इंतजार करते हैं। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपके यहाँ शायद बीजेपी की तुलना में कम है। पंकज जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, बीजेपी में आपने ये देखा कि संगठन जब सामने आता है तो हर सर झुक जाता है अदब से और ये कहता है कि ठीक है साहब, हमारी जो भी इच्छा है, जो भी महत्वाकांक्षा है, लेकिन संगठन का फैसला परिवार के सबसे बुजुर्ग और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का फैसला है, ये सर्वमान्य है। जी पंकज जी, वक्त कम है, संक्षेप में। जी जी। देखिए शरद जी, मैंने जो समझा बुनियादी तौर पर बेसिक डिफरेंस सिर्फ ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, कि कांग्रेस में कार्यकर्ता और नेता का भाव होता है कि मेरे लिए क्या, मेरा क्या, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या योगदान दे सकता हूं, मेरा क्या दायित्व हो सकता है। और जब वो त्याग, तपस्या, समर्पण और बड़ी, इसलिए तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देव दुर्लभ है। आप जिस मिशन पर, जिस मुहिम पर उसको तैनात कर दीजिए, बगैर उफ करे वो डटा रहेगा जब तक कि अंतिम परिणाम लेकर नहीं आएगा। और वहीं कांग्रेस में पहले हिसाब किताब की मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या प्राप्त करूंगा, तो ये जो मैं का भाव है, मुझे क्या मिलेगा, ये जो स्वार्थ का भाव है, यही समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में रग रग में कार्यकर्ता को यह बताया और सिखाया गया है कि आपका पहला दायित्व समाज, संगठन और देश के प्रति है। आप यदि कुछ करोगे तो स्वयं आपको मिले। इसीलिए आपने कहा कि योग्यता और क्षमताओं के निर्धारण और पहचान संगठन करता है शरद जी, और इसीलिए यहाँ अद्भुत संगठन शिल्पी नेता मिलते हैं और अद्भुत कार्यकर्ता मिलते हैं, जो ऐसे अनोखे कार्य करते हैं कि लोग अनुमान नहीं लगा पाते कि ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का। तो ये संगठन की क्षमता, संगठन की दक्षता और विशेषता, यही शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। और कांग्रेस के साथ यही समस्या है कि कांग्रेस में न तो गठन है न संगठन है, दोनों चीजें नहीं है। और उसी के अभाव के चलते कांग्रेस न केवल मध्य प्रदेश में अपितु देश में विलुप्त होने के कगार पर है। और ये रिलेक्टेंट पॉलिटिशियंस हैं कांग्रेस के, अनिच्छुक राजनेता, कि जबरदस्ती मौका आया तो खड़े होकर, नहीं तो घर में विश्राम कर रहे हैं। यहाँ तो सतत मोए कहां विश्राम की तर्ज पर बीजेपी का कार्यकर्ता काम करता है। धनोपिया साहब, मुझे आपके रीसेंट पास्ट में बीते 20 साल में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा वक्तव्य 2003 के चुनावी हार के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री और बाद में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का याद आता है, जिन्होंने कहा था उस पराजय के बाद कि 10 साल तक मैं कोई पद नहीं लूंगा, और ये कमोबेश उन्होंने किया। उस समय ना उनकी उम्र 70 पार की थी और ना ऐसा था कि वो चाहते तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नहीं बन सकते थे या 2008, 13 और 18 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए फिर अपनी दावेदारी को प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। लेकिन 2018 और 2019-20 के घटनाक्रम के बाद आपके किसी बड़े नेता का कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा कि अब मैं संगठन में पद लूंगा, न मैं राजनीति में किसी पद का महत्वाकांक्षी हूं। 2023 में सरकार बनाना मेरा संकल्प है। सर देखिए शरद जी, किसी पद पर रहने की इच्छा न करने से संगठन मजबूत नहीं हो जाता है, संगठन में काम करना पड़ता है। दिग्विजय सिंह जी भले ही उन्होंने पद नहीं लिया, लेकिन संगठन के लिए काम करते रहे, दिल्ली में भी महासचिव के पद पर रहे। इसी की जरूरत है धनोपिया साहब। जी जी, मैं वही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन में पद नहीं देने से फर्क नहीं पड़ता है, संगठन के लिए काम करने का होता है। हमारे सारे नेता आज के जो हालात हैं, कब से कब दुनिया को दिखाते हैं, हम वही तो करते हैं। हम कहते कुछ है, करते कुछ है, ऐसा तो नहीं करते ना कि हमने कहा कि हमने जनता के लिए सड़क पे आ गए, हमने शिक्षा कर्मियों के लिए वेतन के लिए आ गए, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा और सारी चीजें भूल जाऊंगा। तो ये तो मौका परस्ती वाली बात कांग्रेस नहीं करती ना। कांग्रेस पार्टी संगठन के लिए हमेशा काम करती है, करती रहेगी। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि परिणाम आपको अभी सकारात्मक परिणाम अभी नगरीय निकाय के चुनाव मिलेंगे। करा तो नहीं है, करा ही नहीं पा रहे।
आप देखिए चुनाव बार बार टालते जा रहे हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ फिर टालेंगे ये लोग चुनाव, इन्हें मालूम है हालात क्या है देश का। करा लेते हैं 3 महीने 2-3 महीने बाद जेपी भाई देख लेंगे। निश्चित से मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में आत्मविश्वास की कमी हो गई है, सिर्फ ईवीएम का विश्वास उनका जमा हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ईवीएम के साथ बात करने की बात करिए तो शेर है, फिर तो किसी पहलवान लड़ा लीजिए आप उनको। तो आप देखिए कैसे क्या हुआ। गजब है जेपी भाई, गजब है। धनोपिया जी, कांग्रेस में ना विश्वास बचा ना आत्मविश्वास, बीजेपी में कमी है। गजब है जेपी भाई, गजब। चलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं धनोपिया जी का, धन्यवाद पंकज जी का, धन्यवाद संदीप पौराणिक जी का। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्वास और आत्मविश्वास ये कितना है आपके भीतर। कई बार ये हमने राम की शक्ति पूजा में निराला जी जब राम वन में व्यथित हो जाते हैं तो राम की शक्ति पूजा ये बताती है कि राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो वन की लताओं से, वृक्षों से, पत्तों से, पेड़ों से ये पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी प्राण प्रिया पत्नी सीता को देखा है। कई बार जब आप दुख की पराकाष्ठा तक पहुंचते हैं तो आप अपने दुख के मर्म को नहीं समझ पाते हैं। आप कहीं पत्ते को, कहीं लता को, कहीं वृक्षों को, कहीं पक्षियों को, आप उनसे पूछने लगते हैं। यानी ये एक प्रतीक है कि आप अपने मूल कारण को नहीं समझ पाते। कल अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और जैसा आना जाना सत्ता में रहता है तो क्या वो ईवीएम को भूल जाएगी? क्या वो सिर्फ पुराने बैलेट पेपर पर लौट आएगी? और क्या बैलेट पेपर किसी पार्टी के जीतने की गारंटी है? अगर ये सब कुछ है तो फिर मेहनत, परिश्रम, संगठन, त्याग, इन सब का क्या अर्थ है? फिर तो आप जैसे आप किसी का अकाउंट हैक करते हैं, आप चुनाव हैक कर लीजिए और जीत जाइए। लेकिन क्या चुनाव हैक करना 5 साल तक जनता के मन को भी आप हैक कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। समझिए गलती कहाँ है, कहाँ पर आप चूक कर रहे हैं, कहाँ आप भूल कर रहे हैं, और मत दीजिए दोष दूसरों को। बुरा जो देखन मैं चला, तो यही बात है सर। बड़ी कठिन बात है, बड़ी दार्शनिक बात है, बड़ी गंभीर बात है। हम भी नहीं समझ पाते अपनी गलती, लेकिन कहा तो दार्शनिकों ने यही है कि बुरा जो देखन में चला। बहुत शुक्रिया आप सभी का, तीनों पैनलिस्ट का। नमस्कार।